बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को रीड करेंगे। ये हमारा सेशन 4 है जिसमें हम एसएसटी टेस्ट जो कि 2022 में कंडक्ट किया था उसके इंग्लिश के एमसीक्यूज हम रिव्यू कर रहे हैं। जो सेशन नंबर 2 और 3 है उसमें भी हमने इसी टेस्ट के इंग्लिश के एमसीक्यूज को रीड किया था। इस वीडियो के बाद भी कुछ एमसीक्यूज रह जाएंगे, फिर उसको हम एसएसटी टेस्ट जो कि 2021 में कंडक्ट किया गया था उसके इंग्लिश के एमसीक्यूज के साथ उसको हम रीड करेंगे। तो आइए एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास इंग्लिश के एमसीक्यूज। फर्स्ट है हमारे पास, ही इज डैश टीचर हु टॉट अस साइंस। चूज द करेक्ट आर्टिकल द ए एन। देखिए सेंटेंस है हमारे पास दैट ही इज डैश टीचर, कि ये वो उस्ताद है हु टॉट अस साइंस जिसने हमें साइंस पढ़ाई थी। जहां पर आइडेंटिफाइड पर्सन की बात की जाए तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास कौन सा है, वो है द। He is the teacher who taught us science। देखिए ए और एन के रूल्स तो इजी हैं, ठीक है, हमने वोवल और कॉन्सोनेंट को देखना है। द के यूजेज के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसको आपने याद करना है। तो यहाँ पर हम टीचर के साथ द लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नोन पर्सन की बात की जा रही है। He is the teacher who taught us science। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, असलम डैश सिंस 23 जुलाई 2007। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉज टीचिंग, हैड बीन टीचिंग, इज टीचिंग या हैज टीचिंग। देखें यहाँ पर सिंस 23 जुलाई 2007 जब आया है, इट मीन्स यानी सिंस और फॉर का इस्तेमाल जहाँ पर किया जाता है वो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स जहाँ पर करेक्टली यूज हुए हैं वो हैं हमारे पास ऑप्शन बी यानी हैड बीन टीचिंग। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें, असलम डैश सिंस 23 जुलाई 2007, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यहाँ पर हैज़ बीन टीचिंग आना चाहिए था लेकिन इन्होंने ऑप्शंस में हमें हैड दिया है। देखिए हैड का ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टू पास्ट एक्शंस की बात की जाती है, एक कंटिन्यू होता है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। यानी ये ऑप्शन हमारे पास तब करेक्ट होता जब इस सेंटेंस के साथ कोई एक और फ्रेज मौजूद होता जिसमें एक और एक्शन की बात की जाती। फॉर एग्जाम्पल, असलम हैड बीन टीचिंग सिंस 23 जुलाई 2007 बिफोर ही रिटायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेस्ट मैंने चेक किया है मोस्टली बच्चों ने इसमें हैड बीन टीचिंग का जो ऑप्शन है वो करेक्ट बताया है, लेकिन इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ सकता है वो है हैज़ बीन टीचिंग। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो तो ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है। हैड बीन टीचिंग को मैंने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिहाज से फिर हमारे पास गलत आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। डैश द वेदर वॉज हॉरेबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड, कि मौसम खराब था फिर भी वो बाहर गए। चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर हमने करेक्ट कंजंक्शन को पुट करना है, प्रोवाइडेड अंटिल देयरफॉर इवन दो। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इवन दो। Even though the weather was horrible, they still went outside, कि अगरचे मौसम खराब था फिर भी वो बाहर गए। अब even though का इस्तेमाल हमने क्यों किया है, एक तो यहाँ पर कंट्रास्ट आया है हमारे पास, नेगेटिव सिचुएशन के बावजूद उन्होंने उस काम को जारी रखा, तो इसलिए हमने even though यानी अगरचे का इस्तेमाल किया कि अगरचे नेगेटिव सिचुएशन थी फिर भी उन्होंने वो काम जारी रखा, ठीक है। तो कंट्रास्ट के लिए हम even though का इस्तेमाल करते हैं यानी अगरचे। नेक्स्ट, एपिटोम मीन्स डैश। अब यहाँ पर इसका मीनिंग यानी इसका सिनोनिम हमने लिखना है। एपिटोम का मतलब है मिसाल या नमूना। अ सम ऑफ मनी दैट समबडी ओस,
कि किसी के पैसों का कर्जदार होना, तो ये ऑप्शन गलत है। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बेहतरीन नमूना, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अनप्लेजेंट कहते हैं नाखुशगवार को, कंट्ररी कहते हैं मुखालिफ को। तो एपिटोम का मतलब है अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी किसी खूबी या किसी चीज़ की बेहतरीन मिसाल का होना। I take a shawl because the night is cold. The underlying part of the sentence is a and dash. Because the night is cold, ये हमारे पास इसमें अंडरलाइन पार्ट है। ये हमारे पास नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब क्लॉज जो है ये मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को और हमें बताता है, यानी हमें आंसर देता है ऐसे क्वेश्चंस के जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, यानी हमें कोई कंडीशन का आंसर देता है, हमें रीज़न बताता है। तो अगर हम क्वेश्चन करें, सेंटेंस को अगर हम देखें दैट आई टेक अ शॉल, तो अगर मैं क्वेश्चन करूं दैट व्हाई डू आई टेक अ शॉल, यानी वो रीज़न हमें बता रहा है बिकॉज द नाइट इज कोल्ड, तो ये है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज। जबकि अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो एडजेक्टिव फ्रेज ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें किसी क्वालिटी को बयान किया जाता है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं यूज़ हुआ, इसलिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये हमें रीज़न बता रहा है कि शॉल क्यों ली जा रही है। नेक्स्ट, he should come to the party. Choose the correct function of the modal verb. अब इस सेंटेंस में हमारे पास मॉडल वर्ब कौन सा है? मॉडल वर्ब है हमारे पास शुड। अब इस शुड का करेक्ट फंक्शन कौन सा है? शुड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? हम शुड का इस्तेमाल करते हैं मशवरा या नसीहत देने के लिए, यानी कोई एडवाइस, कोई सजेशन या कोई रिकमेंडेशन देने के लिए। ठीक है, ही शुड कम टू द पार्टी, कि उसे पार्टी में आना चाहिए, यानी ये मशवरा दिया जा रहा है। तो शुड का करेक्ट फंक्शन क्या है? टू कन्वे द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन तो फ़र्ज को कहते हैं, जबकि हम यहाँ पर मशवरे की बात कर रहे हैं। टू मेक अ सजेशन और एडवाइस, मशवरा या नसीहत के लिए, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फॉर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन कहते हैं मना करने के लिए। टू फॉर्म अ पोलाइट क्वेश्चन, यानी एक नरम सवाल पूछने के लिए, तो ये हमारे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा ना, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है टू मेक अ सजेशन और एडवाइस, यानी मशवरा या नसीहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। नेक्स्ट, द सीक्रेट ऑफ द विजिट टू आंट वॉज नोन बाई फ्यू, कि खाला के दौरे का राज चंद लोगों को मालूम था। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, जो अंडरलाइन वर्ड है वो है इसमें फ्यू। ये किसकी एग्जाम्पल है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इशारा करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास सेल्फ या सेल्फ्स का वर्ड आता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये कनेक्ट करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लॉज के साथ, जैसे कि हु, हुज, हुम, विच, दैट। और लास्ट है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो जी हाँ, ये हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी अनस्पेसिफाइड स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, गैर मुतय्यन तादाद की बात की जा रही है, तो ये है हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो फ्यू, ये है इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द फ्रेज होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स मीन, कि इस फ्रेज का क्या मतलब है? होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, अगर इसका उर्दू मीनिंग मैं आपको बताऊं तो अपने ख्वाबों को मजबूती से थामे रखना। डोंट डू एनीथिंग, जस्ट ड्रीम द होल डे, यानी कुछ भी ना करें, पूरा दिन बस सोचते रहें। डे ड्रीमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, कि ख्वाब देखना सेहत के लिए अच्छा है, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। स्टिक फास्ट टू योर एम्बिशन इन लाइफ, कि अपने मकासद से वाबस्ता रहो, यानी स्टिक फास्ट, उससे दूर नहीं जाना। एम्बिशन कहते हैं अपने मकासद, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, यानी जो ख्वाब आप देखते हैं, जो मकासद आपके हैं, उनसे आप जुड़े रहें। ठीक है, कैच योर ड्रीम्स क्विकली, ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टिक फास्ट टू योर एम्बिशन इन लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू लाइक सेलिंग ऑन द लेक, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अंडरलाइन वर्ड है इसमें सेलिंग, कि क्या तुम झील में किश्ती रानी पसंद करते हो?
यहाँ पर अगर आप देखें तो सेलिंग जो है ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इस लाइक के लिए, यानी इस वर्ब के लिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजीस के साथ लगा हुआ है, और ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है फॉर द वर्ब लाइक। तो ये हुआ हमारे पास जेरेंड। पार्टिसिपल ये नहीं है, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त को कहते हैं, यानी कोई क्वालिटी बयान की जाती है। और इन्फिनेटिव जो है ये हमारे पास एक ऐसा वर्ब होता है जिससे पहले टू लगाया जाता है और इसके साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता। तो ये है हमारे पास जेरेंड। नेक्स्ट, कैंसर इज क्यूरेबल डैश टू अ ग्रेट एक्सटेंट, फॉर अ ग्रेट एक्सटेंट, इन अ ग्रेट एक्सटेंट, फ्रॉम अ ग्रेट एक्सटेंट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब ये जो टू अ ग्रेट एक्सटेंट है यानी काफ़ी हद तक, ये हमारे पास एक मुकर्रर मुहावरा है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि बड़ी हद तक। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कैंसर इज क्यूरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि कैंसर काफ़ी हद तक काबिले इलाज है, ठीक है। ये हमारे पास एक फिक्स प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लुएंट, के एफ्लुएंट वर्ड का ऑपोजिट यहाँ पर हमने लिखना है। एफ्लुएंट का मतलब क्या है, एफ्लुएंट का मतलब है अमीर या खुशहाल। तो इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, रिच, ब्यूटीफुल, वेल मैनर्ड या पुअर। तो पुअर जो है ये इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम हुआ, और रिच जो है तो ये इसका सिनोनिम हुआ, ठीक है। जहाँ कहीं पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं तो दोनों देखा करें, सिनोनिम को भी देखा करें और एंटोनिम को भी देखा करें। तो एफ्लुएंट का एंटोनिम है हमारे पास पुअर और इसका सिनोनिम है रिच। अब नेक्स्ट है हमारे पास, until you learn how to take a break you dash your ability to speak English, कि जब तक तुम वक्फा लेना नहीं सीखते तुम अपने अंग्रेजी बोलने की सलाहियत को बेहतर नहीं कर पाओगे। haven't improved, aren't improved, don't improved या won't improve। देखिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है until का, until यानी जब तक, यानी कोई फ्यूचर कंडीशन को जाहिर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ won't improve आएगा। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें तो ये ग्रामेटिकली फिट नहीं बैठते, haven't improved, aren't improved, don't improved, बल्कि करेक्ट ऑप्शन है won't improve, कि आप नहीं कर पाएंगे, यानी आप अपनी अंग्रेजी बोलने की सलाहियत को बेहतर नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास won't improve, यानी जब तक पहली शर्त पूरी नहीं होगी तो मुस्तकबिल में नतीजा नहीं निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। We have lost our keys. Choose the correct passive voice. यहाँ पर अब आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ऑप्शंस को फिलहाल आप ना देखें, आप सेंटेंस को देखें। We have lost our keys, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका रूल क्या है, हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे, our keys। अब अगर हेल्पिंग वर्ब को आप देखें तो हम have been या has been का इस्तेमाल करेंगे। Our keys have been। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी लॉस्ट, बाय का इस्तेमाल करेंगे और वी की जगह हम लगा देंगे अस। आवर कीज हैव बीन लॉस्ट बाय अस। वर तो नहीं आता, ये देखें हैव बीन लॉस्ट बाय देम, अब देम भी नहीं आता, अस आता है, ठीक है। हैड बीन, ये देखें आवर कीज हैव बीन लॉस्ट बाय अस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। वी हैव लॉस्ट आवर कीज, इसका पैसिव वॉइस है आवर कीज हैव बीन लॉस्ट बाय us. Next MCQs. I haven't seen her dash June. ऑप्शंस देखें, या सिंस आएगा या फॉर आएगा। अब जून की तरफ अगर आप देखें तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा सिंस। I haven't seen her since June। फॉर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जब ड्यूरेशन यानी मुद्दत बताई जाए, जैसे फॉर 2 months या फॉर 3 months, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर ये होता दैट आई हैवेंट सीन हर डैश 3 months, तो फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते दैट आई हैवेंट सीन हर फॉर 2 months या 3 months। लेकिन जब स्पेसिफिक टाइम बताया गया है तो वहाँ पर फिर सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैवेंट सीन हर सिंस जून। नेक्स्ट MCQs, द वर्ड परसिवेरेंस मीन्स, कि वर्ड परसिवेरेंस का क्या मतलब है। परसिवेरेंस हम उर्दू में कहते हैं इस्तिकामत या साबित कदमी को।
ऑप्शंस देखते हैं। डिबेट तो कहते हैं बहस करने को, कंपैशन हमदर्दी, परसिस्टेंस जो है ये इसका सेम मीनिंग में है यानी सिनोनिम है जिसको साबित कदमी कहा जाता है। ग्रेशियस कहते हैं मेहरबान को। तो परसिवेरेंस का मतलब है परसिस्टेंस यानी साबित कदमी या इस्तिकाम। Next, the board met last night to vote on the budget. The underlined word is an example of. Underlined word है इसमें हमारे पास board. Collective noun है, abstract noun है, proper noun या common noun. तो बोर्ड जो है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। अब ये कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो है ये एक ग्रुप को जाहिर करता है जो कि एक यूनिट की तरह काम करे, जैसे कि टीम, जूरी, कमेटी, क्लास। अगर आप सोचिए इसमें तो लोग इसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एज ए सिंगल यूनिट काम करता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारे पास ऐसा नाउन होता है जिसको हम फील कर पाते हैं, हम ना ही इसको देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, काइंडनेस, नॉलेज एट्सेट्रा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये इसमें मार्फा और इसमें नकरा को कहते हैं। ठीक है, तो बोर्ड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट, he is crying at the top of his voice. Which tense is this? अब आप देखें, he is का helping verb यूज हुआ है। It means कि ये हमारे पास present tense है और verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज हुई है। It means कि ये continuous tense है। तो ये हमारे पास present continuous tense है, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट, By the time I go to bed tonight, I dash work for the day. कि आज रात तक जब मैं सोने जाऊंगा मैं दिन का काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। अब यहाँ पर आप देखें, by the time यानी फ्यूचर की तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर में I dash work of the day कि मैं मुकम्मल कर चुका हूँगा। इट मीन्स कि ये परफेक्ट के टेंस की बात की जा रही है, यानी मुस्तकबिल के एक ख़ास वक्त से पहले काम मुकम्मल करने की बात की जा रही है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, विल हैव फिनिश्ड। That by the time I go to bed tonight, I will have finished work for the day. कि आज रात जब तक मैं सोने जाऊंगा मैं दिन का काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। जबकि आप बाकी ऑप्शंस को अगर देखें तो will finish, तो ये सिंपल फ्यूचर की बात नहीं की जा रही ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। have finished ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है और finish तो सिंपल सेंटेंस में यूज होता है, जबकि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब नेक्स्ट है, साइमा इज द पर्सन हुज फैमिली ओज अ कैटल फार्म। द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि साइमा वो शख्स है जिसका खानदान मवेशियों का फार्म रखता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, साइमा इज द पर्सन, तो पर्सन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, यानी इस पर्सन की क्वालिटी बयान की जा रही है, यानी वो शख्स जिसका खानदान मवेशियों का फार्म रखता है। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज, यानी जो अंडरलाइन पार्ट है वो इस पर्सन, इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। जबकि आप बाकी ऑप्शंस देखें तो वो यहाँ पर फिट नहीं है। अब लास्ट एमसीक्यू उसको सॉल्व करते हैं। She said to her mother कि उसने अपनी वालिदा से कहा, I am going to the market कि मैं मार्केट जा रही हूँ। Choose the correct indirect speech। अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का MCQs है। आप इस सेंटेंस को देखें, She said to her mother। अब said आया है तो इसको हम चेंज कर देंगे told में। ठीक है, She told किसको बताया? Her mother। क्या बताया? That she। अब am है तो यहाँ पर जो टेंस है वो बैक शिफ्ट होकर was में बदल जाएगा। That she was going to the market। अब यहाँ पर ऑप्शंस में आप देखें, she asked नहीं, यहाँ पर told आएगा। ठीक है,
शी टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। शी सेड टू हर मदर दैट शी इज नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास टेंस है वो बैक शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर शी सेड टू हर मदर आई एम गोइंग टू द मार्केट, इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। शी टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट 20 MCQs को रीड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद MCQs को रीड करेंगे। ये जितने भी MCQs, ये जो 20 MCQs हैं सेशन 4 के, ये SST टेस्ट 2022 में जो कंडक्ट किया गया था उसमें आए थे, ठीक है, आप वो टेस्ट चेक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद MCQs के साथ। थैंक यू।